बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए। आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा? दैट वुड बी द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर रिजल्ट कब आएगा, तो कुछ तो खबर मिली है रिजल्ट के रिगार्डिंग, कुछ तो खबर मिली है इस वीक या नेक्स्ट वीक डेफिनेटली रिजल्ट आ रहा है। ये या तो इसी वीक फाइनल हो जाएगा या फिर नेक्स्ट वीक आएगा, लेकिन उससे डिले नहीं होगा। बाकी बच्चों को ज्वाइन कर लेने दीजिए एक बार। आज बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है मुझे। बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए एक बार। चलिए ठीक है, जितने को ज्वाइन करना था कर लिया, शुरू करो लेक्चर। देखिए आज स्टार्ट करेंगे आईपीसी, और कुछ अच्छी बातें आईपीसी की जो मैं बता देता हूं आपको। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली दो सब्जेक्ट से आएंगे। एपीओ में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे मेंस के अंदर, वो दो सब्जेक्ट से आएंगे। एक आएंगे आईपीसी से और दूसरे जो आएंगे एविडेंस से। और एक बार थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं। देखिए सर, मेंस में आपके तीन तरह के सवाल आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और थर्ड वाला होगा ऐसे। तीन तरह का पैटर्न होगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे। 1985 में जब आरपीएससी एग्जाम करवाता था आरजेएस की, उस टाइम पे ना प्रीलिम्स नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था, सीधा सीधा मेंस होता था, क्योंकि इतनी बच्चों की भीड़ नहीं थी। तो 1000, 1500, 2000 बच्चे टोटल अपीयर होते थे, तो उतने बच्चे ही मेंस निकल देते थे। तो उस टाइम पे प्रीलिम्स नहीं करवाया जाता था, उस टाइम पे सीधा मेंस करवाया जाता था। उस टाइम पे ये पैटर्न फॉलो होता था। 1985, 87, 89, 99 तक ये पैटर्न चला है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे। आपका पेपर है 300 नंबर का, इसमें 40 सवाल आएंगे 3 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 40 सवाल आएंगे 3 मार्क्स के, 120 मार्क्स। 20 सवाल आएंगे 5 नंबर के, 100 मार्क्स। और 6 सवाल आएंगे जिसमें से आपको कितने करने रहेंगे? एनी 4। कौन से करने हैं? कोई भी 4 करने, और वो एक सवाल कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का रहेगा। तो दैट वुड बी योर पैटर्न इन द एग्जामिनेशन। मेंटली अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको 300 नंबर का पेपर लिखना है इन 3 आवर्स। मैं जो आपसे फुल लेंथ पेपर लूंगा, 4-5 फुल लेंथ पेपर जो करवाऊंगा, दैट वुड बी ऑन द सेम पैटर्न। स्पेस नहीं दूंगा, स्पेस सिर्फ 3-3, 4-4 लाइन का दूंगा। इसमें 3 लाइन का स्पेस, मतलब
वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप 1 या 2 लाइन में, 3 लाइन में आंसर लिखें बस। क्योंकि अगर आपने 40 सवाल आपको आंसर करने हैं 3-3 लाइन में, अगर आपने ज्यादा नंबर लिए, दैट वुड बी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। आईपीसी, आईपीसी का बहुत मेजर रोल है इन डिसाइडिंग दोज क्वेश्चंस। ये 40 में से तो ये 40 सवाल जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो 40 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आईपीसी के ही यहाँ से बनेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आईपीसी से बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि फ्रॉडुलेंटली क्या होता है, एक लाइन की डेफिनेशन है। रीजन टू बिलीव क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है। काउंटरफीट क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आईपीसी का जो डेफिनेशन क्लोज है, दैट इज वेरी मच ब्रॉडर। आईपीसी का जो परिभाषा वाला जो खंड है वो बहुत बड़ा है अपने आप। एक बात आप मान के चलिए, इस पैटर्न पे एग्जामिनेशन होने वाला है। देयर वुड बी 40 क्वेश्चंस जो 3 नंबर के होंगे, 120। 20 सवाल होंगे जो 5 नंबर के होंगे, 100। 6 सवाल आएंगे, इसमें से 4 करने होंगे। ये आपके एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। ये पैटर्न आरपीएससी लिया करती थी एक टाइम पे, और इसी पैटर्न पे आपका पेपर भी पूछा जाएगा। जी, ये बहुत लेंथी पेपर होता है। आरपीएससी के जो मेंस होते हैं आरएस के, वो बहुत लेंथी होते हैं, तो पेपर बहुत लेंथी होने वाला है। तो 300 नंबर में आप ये मत सोचना कि मेरे को पेपर जस्टिफाई करना है, मेरे को जितनी गिवन स्पेस से पूरा भरना है। 300 नंबर का मतलब है कि भैया पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की एक आदत है, वो भले से तुमको नंबर देने में, जैसे मान लीजिए 3 नंबर का सवाल है, वो मैक्सिमम कैप बना लेंगे कि बच्चों को 1, 1.5, और जो बच्चा बेहतरीन लिखेगा उसको 2, उसके ऊपर नंबर नहीं देंगे। जो लोग ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, उनको पता है कि एक 50% का कैप होता है। आप कितना अच्छा लिख लो, उससे ऊपर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और बहुत मैक्सिमम नंबर चाहिए तो यू हैव टू राइट एट पार, आपको बहुत बेहतरीन ही लिखना पड़ेगा। बच्चों की क्या आदत रहती है ना, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ आपको, बच्चों की क्या मेंटेलिटी रहती है। जैसे आजकल के जो कॉलेजेस होते हैं ना, उनको जो फ्री में उनको नंबर बांट रहे हैं, परसेंटेज बना रहे हैं। 9 का सीजीपीए, 9.8 का सीजीपीए कर दिया, 8 का सीजीपीए कर दिया, 9 का सीजीपीए कर दिया। तो सर वो कॉलेज आपको खुश करने के लिए बना सकता है, बट व्हेन यू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ईदर इन आरपीएससी ईदर और बाय द हाई कोर्ट, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। समझ में आई? अच्छा लिखोगे 50% मार्क्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन 50% में आपका सिलेक्शन होता नहीं है। 50% में क्या नहीं होता, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू राइट आंसर्स वेरी वेल। सीआरपीसी के टेस्ट हो गए अराउंड 10-11 टेस्ट हो गए सीआरपीसी में अपने ना, रफली 10 टेस्ट तो हो गए। मेरे को नहीं याद एग्जैक्ट नंबर कितने टेस्ट लिए हमने सीआरपीसी में। So we have taken around 10 tests in CRPC. There are hardly few students जिनको मैं से काउंट कर सकता हूँ कि इन्होंने पूरे मेरे साथ चल के टेस्ट दिए हैं। बाकी लोगों का जोश जो रहता है वो 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट में क्या पड़ जाता है, ठंडा। आप देखिए 4 महीने का पूरा प्रोसेस है एग्जामिनेशन की तैयारी का। 4 महीने अगर सिस्टमेटिक तरीके से पेपर नहीं दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप मेरे से लिख के लीजिए। पेपर्स छूट गए हैं, वो पेपर्स होंगे कब तुम्हें भी नहीं पता। तुम भी अब रिलेक्टेंट हो गए ना। तुम चाहो तो एक संडे आता है, संडे को कोई टेस्ट नहीं लेता, संडे को टेस्ट दे लो जो बीच में छूट रहा है आपका। बट यू हैव टू वर्क हार्ड। दोबारा बता देता हूं, 2 ही सब्जेक्ट हैं जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन इज आईपीसी एंड अनदर वन इज एविडेंस। और इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक भी इलस्ट्रेशन मिस मत करना, नॉट इवन ए सिंगल इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उनके आंसर्स कैसे लिखना है, मैं आज वो भी बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स इन इलस्ट्रेशंस। दृष्टांत जो दिए हुए हैं आपके, चाहे वो आईपीसी में हो चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हो, इनके इलस्ट्रेशंस के आंसर कैसे लिखने हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आईपीसी आज स्टार्ट हो रहा है। सीआरपीसी में अगर किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा। आईपीसी आज स्टार्ट हो रहा है। वी हैव डिस्कस द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कि इस पैटर्न पे आपका 300 नंबर का पेपर बनेगा।
दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे लेट जुड़े, 40 सवाल होंगे 3 नंबर के, 20 सवाल होंगे 5 नंबर के, और 6 सवाल आएंगे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होंगे, 20 नंबर का एक सवाल रहेगा, क्योंकि 3 फॉर्मेट दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, ऐसे। ये पैटर्न 1985, 86, 87 में आरपीएससी फॉलो किया करती थी विद रेस्पेक्ट टू आरजेएस एग्जामिनेशन। उस टाइम पे प्रीलिम्स नहीं होता था, उस टाइम पे सीधा क्या होता था, मेंस। सो यही पैटर्न फॉलो होगा, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंटली प्रिपेयर करना। ये समझ लेना कि 40-50 सवाल आएंगे, 3 नंबर के। तो पेपर बहुत लंबा होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं होगा पेपर। देखिए एक और बात याद रखिए, जहां पर पेपर लंबा होता है वहां पर पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता, बेसिक कॉमन सेंस है। तुम्हें एक बात सिंपल समझ लो, कोई भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या आरपीएससी हो, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। हाई कोर्ट पेपर टफ बनाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता, ये पेपर आसान बनाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी और आरपीएससी भी। लेकिन हाई कोर्ट 20-21 सवाल देता है और टाइम 3 घंटे का देता है, इन पेपर टफ देता है। ऐसा नहीं है कि आप, वो इतना आसान नहीं सवाल पूछेगा कभी कि आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो। ये चीज बिल्कुल श्योर रखिए माइंड में। यहाँ पेपर लंबा होगा तो पेपर आसान होगा, दोनों चीजें अपोजिट काम करती है। पेपर आसान होगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होंगे, और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे भी तो आईपीसी के, बैरेक्ट के, और जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए बैरेक्ट में, उसके बाहर नहीं पढ़ना। मैं भी आईपीसी में तुमसे सवाल पूछूंगा, तो जिस दिन मैंने, जैसे मान लीजिए कल टेस्ट होगा सेक्शन 1 to 106, सारे इलस्ट्रेशंस में कुछ भी दे सकता हूं मैं। अगर प्रैक्टिकलिटी के नाम पे मैं दूंगा तो मैं इलस्ट्रेशंस ही दूंगा। इलस्ट्रेशन को सोल्व कैसे करना है, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो समझिए, ठीक है। हाउ यू हैव टू सोल्व द इलस्ट्रेशंस को आंसर कैसे लिखिए। प्रोफेसर्स, कॉलेजेस, जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको किस टाइप के पैटर्न में आंसर पसंद होता है, वो देखिए। मान लीजिए कोई भी एक इलस्ट्रेशन आपको दिया है और आपसे पूछा है व्हाट इज द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ, सपोज कीजिए एक दृष्टांत है वो उसमें दिया है और पूछा कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है उसका, ठीक है, उसका आपराधिक दायित्व क्या होगा ए का, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइन की शुरुआत यहीं से करनी है, द गिवन प्रॉब्लम या फिर द गिवन इलस्ट्रेशन इज फ्रॉम सेक्शन। सबसे पहले क्या लिखना है कि इस सेक्शन का है, और वो सेक्शन का नाम क्या है, वो नाम जो कहां दिया हुआ है, बैरेक्ट में दिया हुआ है। उस सेक्शन का नाम कौन सा, जो बैरेक्ट में गिवन है। समझ में नहीं? सबसे पहले लिखना है आपको लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट होगा लो, और लो पॉइंट को आप जैसा लिखा हुआ है बैरेक्ट में वैसा समझाने की कोशिश करेंगे। जितना टाइम इस लो पॉइंट को लेंगे, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो यहीं पे क्या करते हैं, ए इज नॉट लायबल, वो सीधा ही पहले लाइन में आपका जजमेंट दे डालते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हो प्रोफेसर्स की, तो उनको अच्छा लगता है कि कोई बच्चा लो लिखे और लो के ऊपर पूरा फोकस करे। तो उससे पहले लो लिखना है, फिर लिखना है फैक्ट, कि फैक्ट क्या था। थर्ड पॉइंट इज दिस, और लास्ट में आपका जो भी डिसीजन है। इलस्ट्रेशंस को ऐसा ही सोल्व करना है, इनकी हेडिंग मत डालना, दोबारा सुन लो, हेडिंग मत डालना कि मैं अब लो लिख रहा हूं, अब मैं फैक्ट लिख रहा हूं, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं लो को फैक्ट के ऊपर। पैराग्राफ चेंज होगा, पूरा कंप्लीट आइडिया चेंज होगा। पैराग्राफ चेंज होते ही द कंप्लीट आइडिया वुड चेंज। लो लिखा है, लो लिखने के बाद में व्हेन यू चेंज द पैराग्राफ, तो फिर आपने फैक्ट्स को लिखा है, फिर आपने अप्लाई नाउ एज पर गिवन फैक्ट्स, उसकी क्या लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी को डिस्कस करना है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इन 2 पॉइंट से। तो इनको थोड़ा सा बड़ा लिखना, इसको भी और इसको भी, और लास्ट में एक 2 लाइन का डिसीजन जो भी आपका होगा। क्योंकि सवाल को जस्टिफाई करने के लिए डिस्कस क्रिमिनल लायबिलिटी या एक्सप्लेन क्रिमिनल लायबिलिटी जो भी है, उसको सबसे लास्ट में, सेक्शन में अगर पनिशमेंट है तो फिर पनिशमेंट भी लिखो।
अब जैसे कॉमन इंटेंशन है तो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे आपको कॉमन इंटेंशन में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या केसेस हैं, वरिंदर कुमार घोष क्या है, महबूब शाह क्या है, अभी जो केसेस लिखवाऊंगा मैं आपको वो सारे लिखिए। जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी की बात हो रही है, जहां पर सिर्फ कोहेट पनिशमेंट है या फिर इनकोहेट पनिशमेंट है, ये कोहेट इनकोहेट क्या होता है भी अभी समझा दूंगा, उसको कहते हैं पूर्ण अपराध अपूर्ण अपराध। We would discuss those provisions also, but you have to write in those manner. Practical questions. अगर सिंपल सवाल पूछा है आपको तो सिंपल फिर लो लिखिए। मान लीजिए कॉमन इंटेंशन पूछा उसने, he had asked कॉमन इंटेंशन, ठीक है, और कॉमन इंटेंशन के साथ में he had asked something more like discuss the active participation role, discuss the role of active participation, कि सक्रिय भूमिका का क्या अर्थ होता है, कि सक्रिय भूमिका क्या है, ठीक है। एक तो सामान्य से समझाइए और उसमें सक्रिय भूमिका के ऊपर प्रकाश डालिए कि क्या होता है सक्रिय भूमिका, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है। ये अगर इस टाइप का सवाल पूछा है तो आप मान लीजिए ये गिवन है कि अगर 5 नंबर का सवाल है तो ये 2 पार्ट्स में है, तो उतना ही वेटेज दोनों को देना है। बात समझ नहीं? आई हैव सीन द आरजेएस कॉपीज। देखिए मैं अभी भी बताता हूं आपको, मैंने अभी आरजेएस की कॉपीज आने स्टार्ट कर दी। आई हैव ऑब्जर्व्ड मोर देन 5 स्टूडेंट्स, 5+ बच्चों की मैं अभी तक कॉपीज देख चुका हूं आरजेएस की। कुछ तो यहाँ के बच्चे भी थे जिन्होंने यहाँ से मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी। मिस्टेक क्या करते हैं ना कि एक तो बहुत फंडामेंटल प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर कि मुझे पेपर खत्म करना है इन द गिवन टाइम, इन द गिवन सिनारियो। सर लो एंड अप्लाई लो और फैक्ट में अलग अलग क्या लिखा जाएगा। ओके मैं डिस्कस करता हूँ इस पॉइंट को। देखिए एग्जामिनर का जो माइंडसेट सेट होता है वो स्टार्टिंग के आपके 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस में ही उसका माइंडसेट सेट हो जाता है। ये बात आप समझ के चलिए। कल मैं एक की कॉपी देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, अभी वो लाइव भी हूँ मैडम। कल मैं कॉपी देख रहा था मैडम की, वो मेरे पास स्टूडेंट नहीं थे, मैं उनकी कॉपी देख रहा था और उन्होंने 1 से 10 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 10 क्वेश्चन है आरजेएस में 22 सवाल आते हैं, उन्होंने उस 10 क्वेश्चन में मोर देन 1 घंटा उन्होंने दिया था और उन्होंने वो बहुत बेहतरीन लिखे थे। बहुत बेहतरीन मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर जमा जमा के और बहुत उसको बहुत ही प्रिसाइसली उन्होंने लिखा था और बहुत टाइम लेकर उन्होंने लिखा था। मतलब मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैम ये कितने टाइम में लिखा है आपने 1 to 10 वाला पार्ट। उन्होंने बोला सर मेरे को घंटा सवा घंटा लग गया। फिर उनके दोनों जजमेंट भी छूटे उस चक्कर में। लेकिन उन्होंने पेपर में टोन ये सेट कर दी कि एग्जामिनर ने उनको आगे अगर वो कुछ गलत भी लिख रही है तो भी उनको आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 1.5 नंबर सब में मिला है, क्योंकि माइंडसेट उन्होंने क्या कर दिया, सेटल कर दिया उस आदमी का। तो तुम्हारे जो सवाल है ना स्टार्टिंग के 40 वो सेट करेंगे कि तुम कितना स्कोर लेके जाओगे पीछे से। एग्जामिनर तो ऐसे ही कॉपी चेक करेगा ना सर, वो थोड़ी ना ऐसे कॉपी चेक करेगा। बहुत से बच्चे होते हैं सर हम सबसे पहले पीछे वाले सवाल कर लेते हैं फिर आगे वाले कर लेते हैं। लाइन से करो, जितना फ्रेश होगे उतना अच्छा लिखोगे, और जितना स्लो हो जाओगे बाद में उतना ही उनमें घास काटोगे आगे वालों में। अननेसेसरी स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। बहुत से बच्चे होते हैं जो सबसे पहले जाते हैं जजमेंट ऑर्डर राइटिंग को फॉर्मेट लिख के आते हैं, फिर बाद में इधर भाग के आते हैं। तो ये काम मत करो। इनिशियली जो 30-40 क्वेश्चन है हमारे, इनिशियली जो ये जो क्वेश्चन है यही पूरी टोन सेट करते हैं आपके एग्जाम की। ये 40 क्वेश्चन यही आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये 40 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो और पेपर कंप्लीट करो। दैट इज द ओनली टारगेट। जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग ये सब नहीं आ रहा है। ये आ रहा है क्या कि भाई शेड्यूल से सवाल पूछे जाएंगे तो शेड्यूल से क्या आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि जो फॉर्म नंबर 45 है या फॉर्म नंबर 54 है लिखो, बताओ लिखो फॉर्म नंबर 54 क्या है 45 क्या है। इस टाइप के सवाल वो नहीं पूछेंगे। पेपर लेंथी है तो पेपर इजी आएगा। जो पेपर शॉर्ट होता है वो पेपर डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सिंपल माइंड में लेके चलिए, पेपर आसान होगा बट लेंथी होगा। बात समझ में? सर लो एंड अप्लाई लो और फैक्ट में अलग अलग लिखने, हाँ अलग अलग लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके रिगार्डिंग। देखिए जब हम लो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन इंटेंशन का सवाल था, तो सबसे पहले मैंने कॉमन इंटेंशन क्या होता है मैंने उसको समझाया। उसके रिगार्डिंग मैंने जो प्रोविजन है ना, वो लिखने के बाद में मैंने कुछ केस लॉज उसके लिखे। फिर मैंने फैक्ट लिखा कि क्या पॉइंट दिया हुआ था, ये मैंने लिखा।
अब जब मैं अप्लाई लॉ ऑन फैक्ट करूंगा तो इसमें फिर मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है। मान लीजिए यहाँ पे और भी पार्टीज हो सकती ना, कि ए बी सी डी चारों एक बैंक के बाहर खड़े हैं, कुछ भी फैक्ट हो सकता है ना सर, चारों बैंक के बाहर खड़े हैं, ए सिर्फ बैंक के बाहर खड़ा है, बी सी डी अंदर गए हैं, है ना, रॉबरी के लिए, लूट के लिए तीनों अंदर गए हैं, तो आप उस सारे फैक्ट्स को फिर लॉ अप्लाई नॉन फैक्ट्स करो। फिर बी के घोष, वीरेंद्र कुमार घोष में भी बोला है ना कि हु स्टैंड शैल आल्सो सर्व, वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती है। अभी डिस्कस करेंगे, मैं कॉमन इंटेंशन पे तो पूरा एक लेक्चर लूंगा। बात समझ में नहीं आपको? सो द थिंग इज, क्या लिखना है यहाँ पे समझ में आया कि देखिए, ऑल हैव द प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, है ना, एक पूर्ण नियोजित योजना बनाई इन लोगों ने। तो वो सब चीजें आप इसमें लिखिए, फिर लास्ट में लिखिए कि वो भी जो भी आपका डिसीजन है वो भी आपको इसमें लिखना है। 3 मार्क्स में नहीं आए, 3 मार्क्स में आया तो ये सब मत लिखने बैठ जाना, 3 मार्क्स में आया तो ये सब मत लिखना। अरे हाँ, ये भी सर बहुत जरूरी सवाल, अच्छी बात है पूछ लिया। 3 मार्क्स में ये सब मत करने लग जाना, पागल कहलाओगे। 3 मार्क्स का मतलब है कि उसको 2 से 3 लाइन में आंसर चाहिए तुम्हारा बस। 3 मार्क्स में आया तो मतलब उसको तुम्हें से कितने में आंसर चाहिए? 2 से 3 लाइन में, उससे ज्यादा मत जाना। उससे ज्यादा जाओगे तुम अपना पेपर छोड़ दोगे। सवाल क्या पूछ रहा है, क्या वो जस्टिफाई हो रहा है? 2 से ये जो 3 नंबर के सवाल आएंगे ना सर, इसमें सवाल में डेफिनेशन पूछेगा। जैसे आईपीसी से अगर मैं पूछूं व्हाट इज स्लाइट हार्म, व्हाट इज रॉन्गफुल रेन, व्हाट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सिंपल एक एक लाइन के जो है, 2-3 लाइन में जो खत्म हो जाते हैं। व्हाट इज गुड फेथ इन आईपीसी, सिंपल पूछेगा। व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगल संपत्ति क्या है, सिंपल पूछेगा। बात समझ में आई? 2 से 3 लाइन के ऊपर के सवाल नहीं आएंगे इसमें 40 नंबर में, ठीक है ना। जैसे एक्सरसाइज से पूछ लिया आपसे कि कंट्री मेडली कर क्या है, लगभग बताओ, सिंपल। आर्म्स में पूछ लिया, तो जो भी डेफिनेशन क्लोजेस है वो सब यहां आएगा। बात समझ में आई थोड़ी सी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? यहाँ पे 2 से 3 लाइन के ऊपर मत लिखना। पेपर का पैटर्न यही रहेगा 90% जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और जो मैंने इधर उधर रिसर्च करती है हमारी टीम, दिस वुड बी द पेपर। अगर ये पेपर 100 नंबर का होता तो ये 40 नंबर के एक एक नंबर के सवाल होते, 40। ये 3-3 नंबर के होते, और ये 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10 नंबर के होते। लेकिन पेपर यहाँ 300 नंबर का है और 3 ही कैटेगरी है, तो 3 कैटेगरी ऐसे ही बाइफरकेट होगी। समझ में आ गई ना? चलिए, आज फर्स्ट लेक्चर है आईपीसी का। आईपीसी में ये बहुत डिफिकल्ट है बता पाना, और वो भी स्टार्टिंग के 1 से 106 तक, कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ही लिमिटेड चीजें ही बताऊंगा तो मुझे लगता है कि हाँ ये आएगी, इसके बाद आप यू कैन स्किप इट, ठीक है ना। मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा देख लेना एक बार, बाकी चीज भी देख के जाना। सर मैं ये नहीं कहता कि पेपर तो मैं बना नहीं रहा, देयर इज नो 100% श्योरिटी। लेकिन मेंस के साथ एक बात होती है कि आप प्रिपेयर करते हो मेंस को, और प्रिपेयर आप लिमिटेड चीजों को ही कर सकते हो। प्री थोड़ी ना है सर, आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाओगे। ये थोड़ी पूछ लेगा कि क्यों इनको कब रिपील किया था मेंस में, पूछेगा क्या? तो एग्जाम का एक पैटर्न समझिए और उस अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। आज सवाल डिस्कस हो रहे हैं, कल इसके ऊपर पेपर हो जाएगा। सर 5 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट भी बता दीजिए, कितनी लाइंस में आंसर लिखना होगा। ओके यार, वर्ड लिमिट का नहीं पता चलता, सवाल क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है, और स्पेस कितना उसने दिया है उस पर डिपेंड करता है। वर्ड लिमिट्स का नहीं होता ना, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना है 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स। लेकिन हाँ, एक जनरल रूल जो हम फॉलो करते हैं, यार 1 नंबर के लिए यू हैव टू राइट 15 वर्ड्स, जो लो में मैं आपको कहता हूँ फॉलो करने के लिए। 1 नंबर के लिए यू हैव टू राइट 15 वर्ड्स, और जो 15 शब्द हैं, इन 15 शब्दों में हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो का, की, के, से, में पर हटा देना, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो इज हैज बीन, हैव बीन, वॉज, वर सब हटा देना। प्रॉपर वर्ड्स 1 नंबर के लिए 15 शब्द, जो मेरी गणित कहती है कि इतना तो सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए 1 नंबर के लिए, 1 नंबर को जस्टिफाई करने के लिए।
फिर डिपेंड करता है बाकी चीजों पर भी कि सवाल कितने सारे हैं, जगह कितनी है, सवाल क्या पूछा है। मान लीजिए उसने कॉमन इंटेंशन पूछ लिया 3 नंबर में, हम तो प्रिपेयर करके गए थे ऐसे टाइप, पूछ कितने में लिया 3 नंबर में, तो सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए और 1-2 ब्रैकेट में केस लो लिखिए और खत्म कीजिए बस। केस लो सब में लिखना है। जुडिशरी में तो हम लोग मना करते हैं कि केस लो मत लिखो जब तक पूछा ना जाए, क्योंकि केस लो लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। क्योंकि जुडिशरी में क्या होता है ना, कुछ सवाल ही लिमिटेड ऐसे हैं जहां पर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कि राइट विद द रिलेवेंट केस लॉज, साइट रिलेवेंट केस लॉज जुडिशरी। लेकिन यहाँ पे जो सवाल आएंगे इनमें नहीं पूछा जाएगा आपसे, और बहुत रेयर केसेस में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब में केसेस लिखिए, क्योंकि प्रोफेसर्स को पसंद है केस लॉज। बहुत से बच्चे तो होते हैं कि आगे का नाम लिखते हैं पीछे का नाम छोड़ देते हैं, ऐसे मत कीजिए। आप केस लो पूरा लिखिए। मैं उसकी पूरी साइटेशन नहीं याद करने को कह रहा, बस मैं कह रहा हूँ कि ईयर लिखो और कहाँ से है, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, कहाँ का जजमेंट है, ये लिखिए। एक लैंडमार्क एक लेटेस्ट, एक लैंडमार्क एक लेटेस्ट, हर टॉपिक का याद कीजिए। हर टॉपिक का क्या याद कीजिए, एक लैंडमार्क एक लेटेस्ट, ताकि लैंडमार्क से वो कनेक्ट कर पाए जो ओल्ड स्कूल प्रोफेसर है, और लेटेस्ट से वो कनेक्ट कर पाए जो न्यू स्कूल प्रोफेसर है। जो स्टूडेंट्स पढ़ा है ना आपने, ओल्ड स्कूल में आते थे बेंथम सालमन, तो वही सारी ओल्ड स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आई? तो ओल्ड स्कूल प्रोफेसर जो होंगे वो तुम्हारे लैंडमार्क को पकड़ लेंगे। अब बीके घोष ये सब इनको पता होगा, लेकिन आज के जो केसेस हैं वो इनको नहीं पता होंगे। तो आप हर तरफ से उसको संतुष्ट करो, क्योंकि तुम वहां नहीं हो, तुम्हारी कॉपी वहां है, तुम्हारा आईना वो कॉपी है। और बहुत लाइटली मत लेना प्लीज इस एग्जाम को। देखिए नौकरियां बहुत सारी निकली हुई है, लेकिन जो राजस्थान में नौकरी करने का चाम है वो मैं ही जानता हूँ। मुझे पता है कैसे आउट ऑफ स्टेट में नौकरी की जाती है। बहुत सारी जॉब निकली हुई है इस टाइम पे, और बहुत सारे बच्चे डाइवर्टेड भी हैं, मेरे यहाँ के खुद के बच्चे भी, कि सर कोल इंडिया निकला हुआ है, सर रेलवे वाला आ रखा है। वो हम बात मान लिया आपकी, लेकिन राजस्थान में नौकरियां बहुत कम निकलती है। राजस्थान में नौकरियां बहुत कम निकलती है, और जितनी भी निकलती है बहुत हेवी कंपटीशन से निकलती है। और राजस्थान में नौकरी का बहुत बड़ा चार्म है, सुकून है यहाँ पे नौकरी में, बहुत सरदर्दी की नौकरियां नहीं है यहाँ की। तो प्लीज थोड़ा सा सिंसियर रहना, पेपर सारे लिखने हैं, कंटेंट सारे लिखना है, एक भी चीज मिस आउट मत करना और स्किप मत करना। सर वर्ड लिमिट तो मेंशन करके देंगे, पता नहीं, वो तो पेपर बताएगा। अब इतना नहीं पता, पेपर में नहीं बना रहा पेपर में नहीं बना रहा, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता पेपर में लिमिट कितनी देंगे। चलिए स्टार्ट करें। ओके ओके मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बच्चों का सवाल ये होता है कि सर बैरेट की लैंग्वेज लिखनी है, या ये पूछ रहे हैं ना कि सर, देखिए बस बात ये है, नहीं देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट और फॉर्मूला समझ लीजिए। आपको बैरेट याद होता है, ठीक, नहीं याद होता कीवर्ड्स लिखिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कॉमन इंटेंशन में भी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की जगह आप अपने मन से कोई नया शब्द जोड़ रहे हो, उसको आपने बहुत अपने जो मन में आता है वो वर्ड से आप उसको लिखने लग गए, वो मत कीजिएगा। आईपीसी जो है ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। देखो तुम लोगों को आईपीसी इजी लगता होगा प्री में, तुमको एविडेंस इजी लगता होगा प्री में, लेकिन मेंस में मार्क्स नहीं आते ना तो आईपीसी में और ना ही एविडेंस में। कॉपी आइए देख लेना अपनी, नंबर नहीं देगा तुम्हें वो कभी भी इन 2 सब्जेक्ट्स में। क्यों नहीं देगा? क्योंकि टेक्निकल शब्द है, उसको वही लिखना पड़ेगा। कल मैं एक स्टूडेंट की कॉपी देख रहा था, आपने एक सवाल आया था डिस्कवरी, अगर किसी ने डिस्कवरी, अगर जैसे मान लीजिए कोर्ट ने कहा है कि किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी कीजिए, ठीक है, प्रकटीकरण के दस्तावेज के प्रकटीकरण का मामला था, अगर कोई पार्टी नहीं करती तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उस लड़की ने लिखा डिफेंस इज बार्ड। क्या लिखा? कि प्लेंटिफ का तो क्या होता है कि सूट डिसमिस हो जाता है, लेकिन उसने डिफेंडेंट ने क्या लिखा? डिफेंस इज बार्ड। और बार्ड को ऐसे गोला लगा रखा था उसने, एग्जामिनर ने, और फिर भी उस लड़के को 6 में से 3.5 नंबर दे रखे थे। तो मैंने बोला कि एग्जामिनर वाज नॉट हार्श एट दिस टाइम। मैंने सारी कॉपीज देखी एग्जामिनर ने, फिर भी बच्चों को नंबर दिए हैं। डिफेंस जो होता है वो स्ट्रक आउट होता है, बार्ड नहीं होता है।
आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बहुत लिख के दे देता हूँ साफ। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आपको बिल्कुल रटा हुआ हो, डायरेक्ट डिट्टो कोमा भी रट रखा हो। ये मैं भी नहीं कहता, लेकिन कीवर्ड्स मत स्किप करो। अगर आप कीवर्ड्स भी स्किप करोगे देन इट वुड बी ए ग्रेट डिफिकल्टी फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन है सर आपका? ठीक है, चलिए 1 से 106 में आते हैं। पहले देखिए, जिस भी बच्चे को क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी नहीं आता है, जिस भी बच्चे को क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना आईपीसी के लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा आईपीसी के लिए। प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, ये अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहे होते या फिर अपने एडीजे लोग कर रहे होते, तो मैं नहीं बोलता, लेकिन उन लोगों को क्या है, अच्छा लगता है सब, उनको सब पसंद है ये सब। ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे कि देयर आर वेरियस जूरिस्ट जो इसमें हुए हैं। जैसे सालमन बताते हैं कि मेंसिया क्या होता है, बैंथम ने बताया कि क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन अगर आप देखें तो, जैसे ब्लैक स्टोन ने क्राइम की क्या डेफिनेशन बताई है कि क्राइम क्या होता है। हम कहाँ पे यूज करेंगे इन सब चीजों को? जब ऐसे नंबर वाले मार्क्स आएंगे, 3 नंबर में नहीं, कहाँ पे यूज करना है? ऐसे तो 20-20 नंबर वाले सवाल होंगे, वहां पे इनको यूज करना है आपको। ठीक है ना? जैसे आपसे पूछ लिया व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, तो हम आपको पता है कि 5 तरह की थ्योरी होती है, रिट्रीब्यूटिव है ना, प्रतिशोधात्मक, और ये अलग अलग निवारात्मक थ्योरी, और बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो यू हैव टू मेंशन कि क्या होता है क्राइम। ब्लैक स्टोन ने क्या डेफिनेशन बताई है क्राइम की। अब आप कहोगे सर कहां से पढ़े इन सबको? सवाल आता है ना सर कहां से पढ़े। मैं भी चाहता हूँ कि 4 चीजें मैं भी एड ऑन सीख करके सीखूं, क्योंकि देखिए जूरिस्प्रूडेंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो प्रोफेसर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो प्रोफेसर्स हैं। कहां से पढ़े? कुछ नहीं सर, बाइबल खरीद लीजिए, बाइबल खरीद लीजिए। अब तुम कहोगे सर बाइबल के लिए कह रहे हो? हाँ, बाइबल के लिए कह रहा हूँ। जब बहुत सारे बच्चे एक ही बाइबल लिखते तब नंबर नहीं मिलते, लेकिन जब एक डिफरेंट स्टडी के साथ प्लान करके चलते हो तो तुमको नंबर मिलेंगे। जैसे बहुत से बच्चे आईओएस के लिए बाइबल पढ़ते हैं आरजेएस में, एंड दैट इज वेरी वेल। बाइबल पढ़ते हैं किसके लिए? आरजेएस के मेंस के लिए, क्योंकि उसमें केस लॉस भी दिया हुआ है, उसमें उसको मतलब इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, तो वहां से मार्क्स में। क्योंकि कोई अगर मान लीजिए कोई एक्ट कोडिफाइड नहीं है, तो पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी आपके लिए कोडिफाइड है क्या? तो जो चीज कोडिफाइड नहीं है उसके लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? बाइबल। जैसे इंटरनेशनल लॉ है, क्या पढ़ सकते हैं? बाइबल। कहीं से तो रिलेवेंट मैटर मिल रहा है आपको, तो मोटी मोटी बुक्स खरीदने के बजाय एक बाइबल ले आओ और थोड़ा सा ऐसे के हिसाब से तैयार करो, और उसको लिखना कहाँ पे? जहां पर ऐसे फॉर्मेट में नंबर आएगा। क्योंकि अगर आप सीआरपी से हमने पढ़ा तो अरेस्ट का प्रोसीजर, बेल के कंसिडरेशन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये 4-5 सवाल छोड़ के कोई भी ऐसे लाइक नंबर मार्क्स नहीं खींचता सीआरपीसी में। सीआरपीसी में आपके कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल ऐसे में नहीं पूछेगा वो कि पूरा ट्रायल लिख दो चलो ऐसे में 20 नंबर में। ठीक है, लिखेगा तो भी आप तैयार है ना, और मैं क्या बोलूँ क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना। अरे मेंस में थोड़ी, एग्जाम की थोड़ी श्योरिटी होती है। हम बस क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि बाकियों से कैसे अच्छा लिखे। मेंस में, मेंस का एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, दूसरे लोगों से अच्छा तुमको मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, रीडेबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, यू विल गेट द स्कोर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आईपीसी की बात करते हैं, सेक्शन 12106 की बात करते हैं। There is a maxim given by Koch, principle of criminal liability, et actus non facit reum nisi in citria। इसको एक बार लिख लीजिए, मैं इसका थोड़ा सा बता भी देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता होगा। लिखिए, ए गिल्टी एक्ट जूरिस्ट कॉक, विधिवेता कॉक, विधिवेता कॉक, ए गिल्टी एक्ट टुगेदर विद गिल्टी माइंड, a guilty act together with guilty mind
कॉन्स्टिट्यूट 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 ए क्राइम, कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। आपराधिक कृत्य, आपराधिक कृत्य आपराधिक मानसिकता के साथ, आपराधिक कृत्य आपराधिक मानसिकता के साथ, आपराधिक कृत्य आपराधिक मानसिकता के साथ अपराध का सृजन करते हैं, अपराध का सृजन करते हैं, अपराध का सृजन करते हैं। सवाल आता है मेंस रिया और एक्टस रियस के ऊपर, ठीक है ना। मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको कि मेंस रिया क्या होता है प्लस एक्टस रियस इक्वल टू ऑफेंस बनता है। सवाल पूछता है सर मेंस रिया क्या होता है, तो मेंस रिया में मेंस रिया के ऊपर आप जब वो लेके आएंगे पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, वहां पर बहुत अच्छे से दिया होगा, इस चीज को समझाया होगा। केसेस कुछ लिख लीजिए जो राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में चलते हैं का क्या मतलब होता है, देखिए राजस्थान में ना जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की बुक को ही पढ़ाया जाता है। चाहे आप एमडीएस चले जाएं, चाहे आप मोहनलाल सुखाड़िया चले जाएं, चाहे आप जेएनवीयू चले जाएं, चाहे आप आरयू चले जाएं, सब तरफ क्या कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की बुक ही पढ़ते हैं। उसमें उन बुक में 4 केसेस दिए हैं हमें और वही लैंडमार्क जजमेंट है, उन्हीं को वहां पे लिख के आइएगा, ठीक है सर। ये 4 जजमेंट है। मेंस रिया पे सवाल आएगा, मेंस रिया क्या होता है क्या नहीं होता वो आप अपने हिसाब से पढ़िए, और ये 4 सवाल पे ये सब्जेक्ट लिख के आइएगा। मेंस रिया को हम लोग कहते हैं आपराधिक आशय, इसको कहते हैं आपराधिक कृत्य। केसेस का नाम लिखिए, आर वर्सेस खांडू, आर वर्सेस शॉर्टी, इनको इसी क्रम में लिखना सर, ठीक है ना। मेलिन अदर्स वर्सेस अदर, दिस ऑफ 1891। नोट्स बनाते वक्त मेरे को याद नहीं रहा, वरना मैं उसी में देख लेता बुक में ही। इसका प्लीज देख के बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। आगे चलिए। द सेकंड थिंग इज एक्टस रियस। देखिए एक्टस रियस का मतलब सिंपल सी एक लाइन में लिख लीजिए, एनी डीड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एनी डीड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एनी डीड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसा कोई कृत्य जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, 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 प्रतिषिद्ध है। देयर इज ए जूरिस्ट, जूरिस्ट का नाम है केनी। इन्होंने इन्होंने 6 तरह की बात बताई। देखिए सर, पहले ये मानते थे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ,
पहले ये मानते थे कि आपका जो एक्ट होना चाहिए इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑफेंस, बहुत पहले ऐसा मानते थे। फिर जूरिस्ट केनी आए, इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में बात करी और इन्होंने 6 एक्सपेक्ट बताए कि आपका एक्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा तो भी आप उसके अंदर लायबल होंगे। 6 तरह के प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। देखिए, द जूरिस्ट केनी हैज गिवन 6 principles with respect to actus reus, विधिवेता केनी द्वारा आपराधिक कृत्य के मामले में 6 सिद्धांत दिए गए। आपराधिक कृत्य के मामले में 6 सिद्धांत दिए गए। और सर ये जो 6 प्रिंसिपल हैं यही जाके कॉमन इंटेंशन में काम आते हैं। कहाँ पे काम आते हैं? कॉमन इंटेंशन में। क्योंकि देखिए, अब चाहे आप वीरेंद्र कुमार घोष की बात करो या और भी जजमेंट की बात करो, आप अगर एक्चुअल पार्टिसिपेशन भी नहीं है आपका, लेकिन आपका प्री अरेंज प्लान में पार्टिसिपेशन था, देन आल्सो यू आर लायबल अंडर कॉमन इंटेंशन। फिर भी आप आपराधिक आशय के अंदर या सामान्य आशय के अंदर आपका नाम आएगा। और यहीं से सबसे पहले शुरुआत होती है पूरे क्रिमिनल लायबिलिटी की, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की, केनी के स्टेटमेंट से। और केनी ने जो 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं वो लिख लीजिए प्लीज। पहला लिखिए, where there is no physical participation, जहां कोई व्यक्तिगत भागीदारी नहीं है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, where the participation is indirect, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा प्लीज, ठीक है ना। where the participation is indirect, जहां भागीदारी अप्रत्यक्ष हो, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, where another person has intervened, जहां अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप करता है। चौथा लिखिए, when the victim's own conduct has affected the result, जहां पीड़ित का आचरण स्वयं परिणाम को प्रभावित करता है, जहां पीड़ित का आचरण स्वयं परिणाम को प्रभावित करता है। 5वां लिखिए, where contributory negligence of the victim, जहां पीड़ित अंशदायी अपेक्षा करता है। 6ठा लिखिए प्लीज, where partition is superfluous, जहां भागीदारी बहुत अधिक प्रभावित हो। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना सर, 6 के 6 प्रिंसिपल्स को, ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी काम आते हैं। ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स आपके अबेटमेंट में भी काम आएंगे। ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स आपके कॉमन इंटेंशन में भी काम आएंगे। ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स ये अनलॉफुल असेंबली में भी है। ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है, जहाँ पे कॉमन डिजाइन की बात है, ये वहां पे भी काम आएंगे। जब मैं एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं इसी केनी के 6 प्रिंसिपल्स को फिर से बताऊंगा। ये केनी के 6 प्रिंसिपल्स नहीं है सर, ये क्रिमिनल लायबिलिटी के वो प्रिंसिपल्स है जो एक्ट नहीं होते वे भी आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई? कॉमन इंटेंशन आएगा तब मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा, लेकिन ये 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल है कि जहां पर कोई फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब उसने फिजिकली कोई पार्टिसिपेशन में कोई काम नहीं किया है, लेकिन उसने प्लानिंग में तो था, ही हैज सम मेंस रिया, लेकिन एक्टर्स रेस उसका नहीं था। दूसरी, पार्टिसिपेशन तो है लेकिन सर क्या है, अप्रत्यक्ष से, इनडायरेक्ट रूप से है। तीसरा देखिए, वेयर अनदर पर्सन हैज इंटरवेंट, मतलब कोई अन्य व्यक्ति उस काम को करते हुए हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब he wants to do। मान लीजिए उसने जहर मिला दिया कटोरी के अंदर, सुनिएगा, जहर मिला दिया कटोरी के अंदर,
और उसको जाके देने जा रहा है वो, लेकिन डेथ किसकी हो गई, किसी थर्ड पर्सन की, मैलिस ट्रांसफर। फोर्थ पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ द विक्टिम, सॉरी चौथा देखिए, वेयर द विक्टिम ऑन कंडक्ट हैज अफेक्टेड द रिजल्ट, वेयर द विक्टिम ऑन कंडक्ट हैज अफेक्टेड द रिजल्ट। खाना उसके लिए रखा था, खाना किस लिए था, विक्टिम के लिए खाना था, लेकिन विक्टिम ने किसको खिला दिया, नहीं जानते हुए अपने साथ वाले को खिला दिया। बात समझ में आ रही है, तो वो भी तो उसका पार्टिसिपेशन हुआ ना। जरूरी है कि विक्टिम के कंडक्ट से उसकी जान बच गई, खुद पीड़ित के आचरण से रिजल्ट कुछ बदल गया, लेकिन चीजें थोड़ी बदलेगी, उसका एक्टिव स्ट्रेस तो है। पांचवा पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ द विक्टिम। बात यह है किसी आदमी की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, किसी आदमी की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, अब जैसे ही उसकी गाड़ी 90 प्लस जाएगी, गाड़ी के ब्रेक नहीं लगेंगे, तो नेग्लिजेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी ना सर। जबकि गाड़ी, जबकि उस रोड की लिमिट ही 60 की थी, वाई ही वेंट टू 90, तो देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि उस आदमी की कोई लायबिलिटी नहीं है, इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टस रियस। देखिए आईपीसी दिखता आसान है, लिखना मुश्किल है, एविडेंस दिखता आसान है, लिखना मुश्किल है। और तुम लोग ये याद रखना, ये सारे प्रिंसिपल्स जो मैं आज दिखा रहा हूं यहाँ पर, यही पूरा आईपीसी के अंदर बहुत सारी जगह आपको इलस्ट्रेशंस में मिलेंगे। आप चाहें तो केनी के प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो इन 6 को। लास्ट प्रिंसिपल देखिए, वेयर पार्टिसिपेशन इज सुपरफ्लुअस, जहां भागीदारी बहुत अधिक प्रभावित हो। देखिए पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक काम दिया था मैंने नितिन को, सपोज आप भी आ गए और आप भी आ गए, 2-3 लोग एक्साइटेड हो गए कि हम भी करेंगे वो काम, तो जब भी भागीदारी को बहुत सारे लोग प्रभावित कर रहे हैं, एक से अधिक लोग प्रभावित कर रहे हैं, इट इज आल्सो एक्टस रियस ना। मैंने मान लीजिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको मारना है उनको जाके, और ये भी कहा कि जो भी मारेगा 1 करोड़ दूंगा, तो बाकी लोग भी तैयार हो गए कि हम भी मारेंगे, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्टस रियस ना। अटेम्प्ट मान लीजिए मारेगा ये, तो भी अटेम्प्ट का चार्ज तो आपके ऊपर आएगा ही ना। तो एक्टस रियस बहुत सारी चीजों से इफेक्टिव होता है। एपीओ का मेंस बहुत टफ है आरजेएस से ज्यादा। अगर देखिए आईपीसी के साथ सब्जेक्ट है, इसको टफ पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर टफ पूछ लिया ना तो हिला देगा आप लोगों को। क्योंकि देख लीजिए ये केनी के 6 प्रिंसिपल्स जो होते हैं, यही पूरा आईपीसी को बिठा देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं आपको? लिख लीजिए थ्योरीज ऑफ क्राइम। थ्योरीज ऑफ क्राइम, आपराधिक न्याय के सिद्धांत, आपराधिक न्याय के सिद्धांत, वही सर 5 क्राइम जो थ्योरीज के होते हैं। ये तो आरजेएस के मेंस इंटरव्यू में भी उसमें पूछा हुआ है ना, अपने आरजेएस मेंस के ऐसे राइटिंग में शायद 2019 या 21 में कभी पूछा था इन्होंने एक बार, कौन से मेंस में इन्होंने दे हैव आस्क्ड। पहला लिखिए रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दूसरा लिखिए एक्सपिएटरी थ्योरी, एक्सपिएटरी थ्योरी, प्रायश्चित सिद्धांत, प्रायश्चित सिद्धांत, प्रायश्चित सिद्धांत। तीसरा लिखिए डिटरेंट थ्योरी, निवारण सिद्धांत, निवारण सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। चौथा लिखिए प्रिवेंटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारक सिद्धांत। पांचवा लिखिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है। आईपीसी में कुछ डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में आईपीसी में डिफरेंसेस ज्यादा हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं 1 से 106, इसमें डिफरेंसेस इतने नहीं हैं जितने डिफरेंसेस आपको बॉडी वाले पार्ट में या फिर प्रॉपर्टी वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे, उतने डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। या फिर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और गिविंग फॉल्स एविडेंस वहां पर देखने को मिलेंगे, इतने डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है 1 से 106 में। यहाँ पर कुछ एक आधे डिफरेंसेस हैं, हम उनको लिख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस वाला क्वेश्चंस दे कैन सर्टेनली आस्क। पहला सवाल लिखिए हु इज पब्लिक सर्वेंट, 21, उसमें केस लॉस लिखना है आपको। ठीक है ना, 21 सेक्शन 21। आगे लिखिए डिसऑनेस्टली, जो 3-3 नंबर वाले सवाल जो होंगे ना उसमें डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक, काउंटरफिट,
कूट करंट, wrongful gain, wrongful loss, सदोष लोभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, सदोष अभिलाभ, सदोष हानि। व्हाट इज गेनिंग wrongfully एंड लूजिंग wrongfully, ये भी सवाल लिखिए, आया हुआ सवाल है, आरजीएस मेंस में भी आया हुआ है। व्हाट इज गेनिंग wrongfully 2017 के मेंस में आया हुआ है ये सवाल। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना, उठाने से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज गेनिंग wrongfully एंड लूजिंग wrongfully, ठीक है। आ जाइए कॉमन इंटेंशन पे, लेट्स कम टू द कॉमन इंटेंशन। देयर आर वेरियस प्रीवी काउंसिल जजमेंट। देखिए प्रीवी काउंसिल जजमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? देखिए मैं आपको 3 तरह की जजमेंट लिखाने वाला हूं इस टॉपिक में, कॉमन इंटेंशन में। कॉमन इंटेंशन अगर 5 नंबर में पूछा गया या 20 मार्क्स में आया है तो पूरा 34 से 38 बता देना। उसे छोटे में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बताना, 34। बाकी को पे ज्यादा एम्फेसिस मत करना, 35 में, 36 में, 37 में ज्यादा एम्फेसिस मत करना। इनकी जो हेडिंग है, हेडिंग के साथ में जो प्रिंसिपल है वो लिख के खत्म करना, ज्यादा रिलेवेंट सी नहीं है इन पार्ट्स की। मेन जो नंबर मिलेंगे आपको वो 34 से मिलेंगे, न कि 35, 36, 37, 38 समझाने में। ये बात क्लियर है? आगे चलिए, मैं 3 तरह के जजमेंट लिखाऊंगा। पहले मैं जजमेंट लिखाता हूँ आपको प्रीवी काउंसिल के। सर जब हमारा भारत गुलाम था तो प्रीवी काउंसिल हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, क्योंकि जितने भी हमारे हाई कोर्ट थे, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, मद्रास हाई कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या कोलकाता हाई कोर्ट हो, सबकी अपील कहाँ जाया करती थी? इंग्लैंड, प्रीवी काउंसिल। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या था? प्रीवी काउंसिल। तो 1947 के पहले प्रीवी काउंसिल को, समझ में आई? दूसरा जब जजमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो जस्ट आफ्टर हमारी आजादी हो गई थी उसके बाद में, मतलब उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट के भी जो लैंडमार्क जजमेंट है वो सबके सब रिआइट्रेट कर रहे हैं, सबके सब दोहरा रहे हैं वही बात जो प्रीवी काउंसिल ने बोली है। अब जो लेटेस्ट जजमेंट, मैं 3 तरह की जजमेंट लिखाऊंगा इसमें आपको, ये भी क्या रिआइट्रेट कर रहे हैं? वही बात। सो इट इज ए सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द प्रीवी काउंसिल। वही सब सारे जजमेंट क्या है? सेटल है। बात समझ नहीं? यहाँ से कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो बाहर जाएगी आपके प्रीव्यू से, ठीक है ना? हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं यहाँ से। कहाँ पे? प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंसी पूछ रहे हैं आप? ओके, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? रुकना, वी विल डिस्कस हियर। मेरा दिमाग ना भी उस सीपीसी के जोन से बाहर आया हुआ है। क्लास के बाद अपन डिस्कस करते हैं सीपीसी। आज ही सीपीसी खत्म हुआ है, आज ही सीपीसी खत्म हुआ है और कल नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टीपीएन लिमिटेशन। सीपीसी में 110 लेक्चर लगे मुझे फिनिश करने में। हाँ हाँ समझ गया मैं, उस पार्ट, उस वाले पार्ट की बात कर रहे हो आप। आज सीपीसी खत्म किया हमने, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, ना तो प्री ना मेंस का ना इंटरव्यू का। चलिए सबसे पहले हम प्रीवी काउंसिल के जजमेंट देख लेते हैं। बहुत सारे जजमेंट्स नहीं लिखाना चाहता मैं आपको, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपराध में सक्रिय भूमिका, अपराध में सक्रिय भूमिका, अपराध में सक्रिय भूमिका। इसके ऊपर जो जजमेंट आया सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का, किसका नाम है? बरिंदर कुमार घोष। वर्सेस किंग एम्परर।
दिस इज 1925 प्रीवी काउंसिल। अब इसको समझने के पहले, इस केस को अगर समझना है ना आपको, तो दो तरह के ऑफेंस होते हैं सर मार्केट में। मार्केट में दो तरह के अपराध होते हैं। इसको समझने के पहले यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि मार्केट में दो तरह के अपराध होते हैं। एक होते हैं इनकोहेट ऑफेंस, एक होते हैं कोहेट ऑफेंस, या फिर आप उसको समझ लीजिए हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण अपराध। कॉमन इंटेंशन जो है सर, ये एक तरह से, इसका अगर उदाहरण देखें तो एक सामान्य आशय इसमें आएगा। अगर आप इनकोहेट ऑफेंसेस की बात करते हो तो इसमें आएगी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। होते क्या चीजें, इनको समझिए पहले। बता रहा हूं ना, अपने आप ही ऑफेंस नहीं होते हैं, पार्टिसिपेशन पे डिपेंड। अभी समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको बोल रहा हूँ ये अपूर्ण अपराध है। दीज आर द इनकोहेट ऑफेंस, और ये अपने आप में पूर्ण अपराध होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझे कैसे। वीरेंद्र कुमार घोष ने इसमें बहुत डिटेल में बात करी, वीरेंद्र कुमार घोष ने। अब समझना सर, जहां पे कॉमन इंटेंशन होता है ना सर, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है मीटिंग ऑफ। चाहे फिर आप अपराध, जैसे मान लीजिए जिस दिन आपको अपराध करना था, आप गए नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक लायबल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के साथ ये सीन नहीं होता है सर। कॉन्स्पिरेसी के साथ क्या होता है, अगर आपने कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन, इसको छेड़ना नहीं चाहता था लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। कॉन्स्पिरेसी में डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, वेयर एवर टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू एनी इलीगल एक्ट, although the act is not illegal but it is by the illegal means. This is the definition which is given in criminal conspiracy 120A। वहां पे एक शब्द आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलीगल। कोई भी चीज इलीगल बनती है तीन तरीकों से। सेक्शन 43 निकालिए, सेक्शन 43। ये तीन चीजें, अगर आप 43 में जाओगे अवैध की डेफिनेशन में देखोगे, इन तीन चीजों से बनता है इलीगल, और इलीगल से बनता है कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी से बनता है अबेटमेंट, क्योंकि अबेटमेंट में वन ऑफ द एलिमेंट इज कॉन्स्पिरेसी। दुष्प्रेरण में एक जो तत्व है वो क्या है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। देखिए और ध्यान से सुनिएगा, अगर एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन है, इसमें कोई एक्ट होना मैंडेटरी है, लेकिन ऑफेंस के साथ वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण अपराध मानते हैं इसे। सिर्फ मीटिंग ऑफ माइंड से काम नहीं चलता है, अगर दोनों में फॉल होता है तो उसमें एक्ट होना भी जरूरी है। बात समझ में आई? ये इसी को डिफाइन किया था वीरेंद्र कुमार घोष ने,
बोला कि ये कोहेट ऑफेंस है, ये एक पूर्ण अपराध है अपने आप के अंदर, क्योंकि इसमें सिर्फ मीटिंग ऑफ माइंड से ही आप लायबल बन जाओगे। और केनी के प्रिंसिपल्स याद करो, समझ में आई बात? आपका पार्टिसिपेशन है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज का पड़ता है? फर्क किस चीज का पड़ता है? सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि आपकी मीटिंग ऑफ माइंड थी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस तब तक नहीं बनेगा, ये दो एलिमेंट्स में तब तक नहीं आएगा जब तक कोई काम नहीं होगा। अगर आपने कोई एक्शन नहीं किया, अगर आपने कोई काम नहीं किया, यहां पे इन दोनों में आने के लिए द एक्ट इज मैंडेटरी, काम करना ही पड़ेगा आपको, तभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनेगी। ऑफेंस के साथ वैसा नहीं है। और आप ऑफेंस की डेफिनेशन देखोगे तो 40 में लिखा हुआ है कि 6 महीने से ऊपर की सजा होनी चाहिए स्पेशल लोकल लॉ एक्ट के साथ में। याद ही नहीं यार, सेक्शन 40 2N CRPC एनी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। तो देयर आर वेरियस प्रोविजंस जो बताते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक अधूरा अपराध है। वो पूरा कब होता है? जब उसमें कोई काम होता है। लेकिन यहां बिना काम हुए भी वो अपराध पूर्ण बन जाता है। यहाँ पे कोई एक्ट भी नहीं किया आपने, ऑल्दो यू आर लायबल। वीरेंद्र कुमार घोष के अंदर ये तो हुआ था, एक दोस्त बाहर खड़ा हुआ था, पोस्ट मास्टर केस, पोस्ट ऑफिस केस, क्या कहते हैं इसे? पोस्ट मास्टर केस, ऐसा कुछ कहते हैं ना। हाँ, तो वीरेंद्र कुमार केस के अंदर लिख लीजिए बीके कोश में क्या बोला है। ये बात समझ में आई कि मैंने क्यों इसको इनकोहेट और कोहेट बोला? अब क्या चीज? सारे एक्ट ऑफेंस नहीं हो जाते ना, लेकिन ऑफेंस के लिए बहुत टेक्निकल टर्म यूज होते हैं। ऑफेंस, इसकी डेफिनेशन को बदलना चाहिए। आईपीसी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस आना चाहिए इसके लिए। घुटने दर्द करने लग गया मेरे आज। तो क्या, एक संडे आ गया बीच में, तो कल भी क्लास नहीं हुई, तो 2 दिन से क्लास नहीं हुई ना, आज मेरे नीज पेन होने लग गए। और आज वो थोड़े देर खड़े रहे। चलिए लिखिए इसमें वीरेंद्र कुमार घोष के अंदर, even accused did nothing, even accused did nothing, he is liable for the he is liable for the end result, he is liable for the end result, he is liable for the end result। चाहे अपराधी कोई कृत्य ना करे, चाहे अपराधी कोई कृत्य ना करे, फिर भी वह अंतिम परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा, फिर भी वह अंतिम परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा, फिर भी वह अंतिम परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा, फिर भी वह अंतिम परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा। केस का नाम लिखिए, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये भी एक प्रीवी काउंसिल का है। मैं प्रीवी काउंसिल के 2 ही जजमेंट लिखाऊंगा, मैं बहुत सारे भर भर के जजमेंट नहीं लिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि याद करने में दिक्कत आती है फिर। अपने पास सफिशिएंट टाइम है वैसे देखा जाए तो। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, दिस इज 1945 प्रीवी काउंसिल। लिखिए, द मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, द मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी in order to constitute an offense, in order to constitute an offense under common intention। लिखिए, सामान्य आशय लागू होने के लिए, सामान्य आशय लागू होने के लिए, सामान्य आशय लागू होने के लिए अपराध से पूर्व मस्तिष्क का मिलन आवश्यक है। अपराध से पूर्व मस्तिष्क का मिलन आवश्यक है। अपराध से पूर्व मस्तिष्क का मिलन आवश्यक है। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिख लेते हैं। आजादी मिल गई हमें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ द पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद इज द फर्स्ट जजमेंट जो इस चीज के ऊपर आया सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट ऑफ हैदराबाद, दिस इज 1955 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए,
फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉमन इंटेंशन, फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय लागू होने के लिए, सामान्य आशय लागू होने के लिए द प्री अरेंज प्लान, द प्री अरेंज प्लान मस्ट बी रिक्वायर्ड, द प्री अरेंज प्लान मस्ट बी रिक्वायर्ड, मस्ट बी रिक्वायर्ड। लागू होने के लिए पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है, पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है, पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है। अब थोड़े से लेटेस्ट केस, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ लिख लें, ठीक है ना, लैंडमार्क लिख लिए। नाउ कम टू द लेटेस्ट केस लॉस। अरे अंदर की चीज तो लिख दोगे ना, मतलब 34 तो लिख दोगे ना, ये तो एक्सपेक्ट, प्लीज लिख दीजिएगा, 34 लिख दीजिएगा, फिर ये बाकी चीजें लिखनी है। आंसर को सुंदर कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे देना है, उनकी क्लासेस का पर्पस वो है। क्लासेस का पर्पस पढ़ाना नहीं है, और तुमको पढ़ना है तो आईपीसी के लेक्चर्स पढ़े, इसमें बहुत सारे पुरानी क्लासेस लिए एपीओ के बैच के लिए, मेंस का पढ़ाया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिएगा। लेकिन इतना समय आप दोगे से अच्छा तो सवालों को, आंसर्स को तैयार करने में आप समय दीजिए। क्लासेस लेने के बजाय किसमें समय दीजिए, आंसर्स को तैयार करने में, क्योंकि आंसर्स तैयार होंगे तभी तो सर लिखोगे, क्योंकि अब जो पूरा खेल है वो लिखने का है। बात समझ में आई? क्योंकि देखिए हम जितना पढ़ते हैं ना, हम उतना नहीं लिख के आ पाते, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मेंस का बेसिक सिद्धांत है, जब भी आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो पढ़ना कम करके लिखना ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि जितना पढ़ोगे उसका 70% ही लिख पाओगे या 60% ही लिख पाओगे, लेकिन आप जितना लिखोगे उसका 90% आप लिख पाओगे। ये बेसिक रूल है बिल्कुल। अब मेरा काम बताना है, करना नहीं करना किसकी सरदर्दी है, आपकी। और क्या, मैं तो सर यही बोल सकता हूँ ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो चाहिए ये चाहिए, तो मुझे बोलो क्या चाहिए, बस सिलेक्शन होना चाहिए। एंड ऑफ द डे उस मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, तो ही सेंस है सर।